डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का छठा चैप्टर लेकर के आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से लॉन्ग क्वेश्चन यहां से एक लगभग में मिल जाता है। ओके, क्या होता है श्रोता विश्लेषण, और जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस का मतलब यहां पर क्या होता है? ऑडियंस का मतलब होता है सुनने वाला, और एनालिसिस का मतलब यहां पर होता है कि जो सुन रहे हैं उनमें ये अलग अलग निकालना कि किस कैटेगरी का कौन सा श्रोता है। जैसे हम आपको अगर पढ़ाते हैं और सामने 100 बच्चे बैठे हुए हों तो समझ लीजिएगा कि 100 बच्चे एक सा सुनते हैं, लेकिन 100 जो बच्चे हैं उनके माइंड में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग मात्रा में, अलग अलग अर्थों में जाकर के समाहित होती हैं। बस इसी का एनालिसिस करना हमारा क्या कहलाता है? श्रोता विश्लेषण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नंबर पे इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि श्रोता विश्लेषण होता है तो होता क्या है। सबसे पहला जो टॉपिक आता है श्रोता विश्लेषण का अर्थ लेकर के चलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा ये टॉपिक है। तो यहां पर श्रोता से आशय क्या होता है और विश्लेषण से आशय क्या होता है, ये हमने अभी सुना। श्रोता का मतलब होता है सीधी सीधी बात है कि सुनने वाला, ठीक है, या सामने से कोई व्यक्ति कम्युनिकेशन कर रहा है, उस कम्युनिकेशन को अटेंड करने वाला, समझने वाले व्यक्ति के लिए हम क्या कहते हैं? श्रोता कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कहीं पर कोई सभा चल रही हो तो एक व्यक्ति वहां पर बोलता है खड़े होकर के, तो और सारे लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ लोग बड़े ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसमें टीका टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि वो उनकी बातों को नहीं सुनते और आपस में वार्तालाप शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो क्या होता है कि एक कहावत है, क्या कहावत है कि अगर आप एक अच्छे श्रोता बनेंगे तो कभी ना कभी एक दिन अच्छे स्पीकर भी बनेंगे। श्रोता का मतलब सुनने वाला है, स्पीकर का मतलब है बोलने वाला है। जब हम दूसरे की बात को बड़ी शालीनता से और पूरे अर्थ के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ में जब ग्रहण करते हैं तो वो चीजें हमारे अंदर बाकायदा वैसी ही रख जाती हैं। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, आपका चैनल बहुत अच्छा लगता है। सच बात तो ये है कि सर तो अच्छा पढ़ाते हैं, वो बात की बात है, सामने वाला जो स्टूडेंट है वो उसके लिए बहुत आसानी से, सरल भाव से और पूरी उम्मीद लगा करके सुनता है, इसलिए उसके लिए सब कुछ सरल लगता है। और एक कहावत कही गई है, क्या है कि लास्ट स्पीकर हैज अ ग्रेट चांस, लास्ट स्पीकर हैड अ ग्रेट चांस टू एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ फर्स्ट स्पीकर। जो बाद में बोलने वाला होता है व्यक्ति, वो पहले वाले के सारे प्रभाव को चाहे तो खत्म कर सकता है, लेकिन वो खत्म किसके द्वारा कर सकता है? ऑडियंस के द्वारा, सुनने के द्वारा। अब तुम जब दूसरे की बात सुनोगे ही नहीं तो फिर भैया लास्ट में स्पीच क्या दोगे, प्रभाव क्या दूसरे का खत्म करोगे? तो श्रोता विश्लेषण का मतलब सीधा सीधा यह है कि किसी भी कम्युनिकेशन में, ठीक है, यहां पर हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर व्यवसाय की दृष्टि से अगर देखेंगे तो तमाम श्रोता होते हैं, तमाम ग्राहक होते हैं, उनके हित की कितनी भी बात कीजिए लेकिन उनको यह लगता है सामने वाला ये अपने मन की बात कर रहा है, अपने फायदे की बात कर रहा है, भले ही चाहे उसमें आपके फायदे की बात हो। और बहुत से लोग क्या कहते हैं, भाई हमसे ज्यादा आप जानते हो, आप क्या बेहतर है ये हमारे लिए सजेस्ट करिए और हम वही काम करेंगे। तो समझ लो कि सामने वाला अगर वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति है तो तुमने उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। ओके, जब बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी तो उसके ऊपर एक बर्डन आ गया है, भाई उसको अगर वो नहीं निभाएगा तो अपना विश्वास तोड़ रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से जो श्रोता होते हैं उनमें कैटेगराइज करना, उनके लिए कई कैटेगरियों में बांटना, इसी के लिए हम कहते हैं श्रोता विश्लेषण। और कई चरणों से श्रोता विश्लेषण होते हैं। जैसे ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, मैं अगर यहां पढ़ा रहा हूं, मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा, तो आप क्या कहोगे? अरे वाह सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। दूसरी जगह पे आप पहुंचे और आपने वहां पर बोला सर ने ये चीज पढ़ाई थी, वो कौन हो गए? द्वितीयक श्रोता हो गए। यानी हमारी बात को आपने सुना, आपकी बात को वो सुन रहे हैं, तो ये एक चैन, दूसरी चैन, तीसरी चैन, चौथी चैन, इस तरह से श्रोताओं का अलग अलग होना श्रोता क्या कहलाता है? विश्लेषण कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि श्रोता विश्लेषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है या इसके कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, और ये हेडिंग के रूप में आपको लिखना है। बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ओके, तो चलिए श्रोता विश्लेषण की आवश्यकता या उद्देश्य।
भाई कोई काम हम तभी करेंगे जब उसकी या तो हमको कोई आवश्यकता हो या उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा हुआ हो। जैसे कहते नहीं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, भाई श्रोताओं को अलग अलग करने में जरूरत पड़ी है कि भाई कि इनकी कैटेगरी को क्यों बांटा जाए, तो उसके लिए इसके कहीं ना कोई नीड है या कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स हैं। तो पहली चीज होती है नंबर 1, श्रोताओं तक पहुंच बनाने के लिए। यह क्या होता है, हर व्यक्ति अपना व्यापार करता है और व्यापार जब करता है तो व्यापार भी दो मार्गीय प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, दो मार्गी है, टू वे प्रोसेस है। एक माल खरीदने वाला है और दूसरा माल बेचने वाला है। अब किसी भी व्यापारी ने अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत लोगों को बताया, अब बहुत लोगों को देने के बाद में मान लीजिएगा अगर 100 लोगों की भीड़ है तो 10 लोग आगे आएंगे और 90 लोग पीछे हट जाएंगे। जो आगे आएंगे तो समझ लो कि श्रोताओं तक पहुंच बनाने के लिए, बस उन श्रोताओं के पास में अपना प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए पहला यही उद्देश्य होता है, यही मकसद होता है कि कम से कम अगर हम अपनी बात दूसरे बच्चों के पास तक पहुंचा रहे हैं, ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं, तो वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो पहले ही जो इसके आवश्यकता भी होती है कि भैया हम श्रोताओं तक पहुंचे, और उद्देश्य भी होता है कि श्रोताओं तक पहुंच बनाई जाए। दूसरी चीज होती है प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, प्रतिपुष्टि प्राप्त करने हेतु। देखो कोई भी अगर बात होती है तो दो प्रकार के होते हैं, पीएन जिसे कहते हैं। पीएन का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक। जिन व्यक्तियों के दिमाग में ज्यादातर पॉजिटिव बातें आती हैं, ये मैं आज बेटा कम्युनिकेशन में आपको पढ़ा रहा हूं, जिन बच्चों के अंदर, जिन व्यक्तियों के अंदर ज्यादातर पॉजिटिव थिंकिंग होती है, उनके साथ में घटनाएं भी 99% पॉजिटिव ही होती हैं। ओके, क्योंकि हमारी अंतरात्मा, हमारे हाव भाव, हमारी पहचान फिर पॉजिटिवता को चुनने लगती है। फिर जल्दी व्यक्ति मात नहीं खाता है। जो लोग कहते हैं कि नहीं जमाना ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की चीजें ऐसी हैं, लेकिन अगर ऑडियंस एनालिसिस को अगर ध्यान से समझो, बिजनेस इसको पढ़ के सॉरी इसको समझ के अगर बिजनेस करते हो, ठीक, तो आपके लिए पॉजिटिवता लानी होगी। कोई भी कस्टमर आपके बिजनेस में आया, उसने कुछ भी नहीं खरीदा, लेकिन आपको बड़ी खुशी हुई, कम से कम चलो हमारे यहाँ आया तो ठीक है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, आया, उसने टाइम बर्बाद किया, इतना टाइम बर्बाद कर दिया नालायक, अभी तक तो पता नहीं हम कितने ग्राहकों को निपटा देते, क्या वो निगेटिवता में चले गए। ठीक, जब निगेटिवता में चले गए तो देखिए ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे, ये जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। पॉजिटिव वाला क्या है कि जो व्यक्ति लौट गया वो 4 जगह घूमेगा और घूमने के बाद में कहेगा यार उसके यहाँ से माल नहीं खरीदा, लेकिन फिर भी वो व्यापारी बहुत अच्छा था, उसने बड़े अच्छे से बात की, यार चलो अच्छा उस दिन नहीं तो कभी जीवन में कभी और सही है। तो जाहिर सी बात है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव लेकर के चलिए। तो प्रतिपुष्टि प्राप्त करने हेतु, इसका मतलब है फीडबैक प्राप्त करने हेतु भी श्रोताओं का विश्लेषण किया जाता है। ये समझा जाता है कि जो श्रोता है वो इंटरेस्टेड है भी या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, तो इस तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक, तीसरी चीज आती है निकल करके, क्या आती है, श्रोताओं को चुनने हेतु। देखिए जितने भी श्रोता होते हैं सबकी अपनी अपनी कैटेगरी होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो वास्तव में पूरे विश्वास के साथ में जो बातें सुनी हुई हैं उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जब फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो श्रोताओं को चुना जाता है और उन्हें आगे का ज्ञान दिया जाता है और आगे की बातें बताई जाती हैं और आगे सफलता की ओर ले जाया जाता है, और तब जाकर के बिजनेस कम्युनिकेशन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो अगला टॉपिक है वो श्रोताओं को चुनने के लिए है। चुनने का मतलब है सिलेक्शन ऑफ ऑडियंस। क्यों, इसको करने के बाद में जो बिजनेस की आवश्यकता है, देखिए दोनों की आवश्यकता पूरी हो रही। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर हम आपको अच्छा पढ़ाते हैं तो सबसे पहले तो आपकी आवश्यकता पूरी हो रही कि भाई हमको एक सही टीचर मिल गया, और हमारी भी तो आवश्यकता पूरी हो रही कि हमको भाई होनहार बच्चे मिले जो वास्तव में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये क्या है कि दोनों ओर टू वे प्रॉफिट पहुंचाता है। इसके बाद में है चौथे नंबर पे संप्रेषण का प्रभाव जानने हेतु।
देखो, श्रोता विश्लेषण जो किया जाता है, ऑडियंस एनालिसिस जो किया जाता है, यह भी जानने के लिए किया जाता है कि संप्रेषण का प्रभाव कितना था। जैसे कोई व्यक्ति अगर स्पीच देता है तो सब लोग उठ करके भागने लगते हैं, समझ लो प्रभाव नहीं है। और कुछ लोग स्पीच देते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग बिल्कुल बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुनते हैं। तो क्या है, जैसे आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, अगर उनके लिए कोई कहानी सुना के देखिए, आपके पास चिपक के बैठ जाएंगे और बताएंगे बताओ इसके आगे क्या हुआ, और उनसे कहना आओ तुम पढ़ लो, ठीक है, उठ के भाग जाएंगे। क्या अंतर है दोनों में, यहां से समझ लो क्या संप्रेषण का प्रभाव है कि वो चाह रहे हैं कि उनको कोई एक नई बात मिलती, और तुम क्या कह रहे हो, तुम पुरानी वही घिसी पिटी पढ़ाई वाली बातें कर रहे हैं जिनमें उनका मन नहीं लग रहा है। तो जाहिर सी बात है कि संप्रेषण का प्रभाव जानने हेतु ये चीजें होती है। आपने देखा होगा मेलों में, हाट में, नुमाइश में इत्यादि में एक व्यक्ति जो होता है तमाशा दिखाता है तो सबसे पहले वो अपनी डुगडुगी बजाता है। क्यों बजाता है डुगडुगी? प्रभाव जमाने के लिए, संप्रेषण का प्रभाव हेतु, जिससे कि और लोग उसकी आवाज को सुने और आकर्षित हों। और इसके बाद में क्या है कि पूरा तमाशा फ्री दिखाता है और बाद में भाई जो गिफ्ट लोग देते हैं उनके लिए रख लेता है। पता है 1000 लोग गिफ्ट नहीं देते हैं, लेकिन देखते तमाशा 1000 हैं और गिफ्ट देते भले ही चाहे 50 हैं, तो उसको 50 से ही संतुष्टि है, क्योंकि वही 50 उस वहां तक वो अपनी पहुंच बना पाया, 50 के हृदयों से उसे प्रतिपुष्टि प्राप्त हुई, 50 लोगों को ही वो चुन पाया। तो कुल मिलाकर के ये संप्रेषण का जो प्रभाव है वो जानने के लिए भी ये ऑडियंस जो है एनालिसिस किया जाता है। इसके बाद में 5वें नंबर पे श्रोताओं का व्यवहार परिवर्तन। देखिए, जब किसी व्यक्ति के लिए ज्ञान की बात बताई जाती है, अच्छी बात बताई जाती है, नॉलेज वाली बात बताई जाती है, तो उसका व्यवहार भी परिवर्तित होता है। ठीक है, व्यवहार परिवर्तन कैसे होता है कि जिन व्यक्तियों के बारे में हमने कभी सुना नहीं होता है, कभी जाना नहीं होता है, और वहां से जब उनके अच्छे विचार मिलते हैं, अच्छी बातें मिलती हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, तो उनके प्रति क्या है, आदर भाव भी बढ़ जाता है और विचार भी बदल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इत्यादि स्थानों पर जाते हैं, वहां पर कोई संत महात्मा जो भी व्यक्ति बैठा होता है वो अपने प्रवचन देने के बाद में श्रोताओं का क्या होता है, व्यवहार परिवर्तन होता है। ठीक इसी प्रकार के बिजनेस में है, क्यों बिजनेस में क्या होता है कि बहुत सी बातें बताई जाती हैं, आप जैसे ही किसी के शॉप पे जाते हो वो तमाम तरीके की बात बताता है और बाद में उस पर उसका प्रभाव इतना पड़ता है कि आप वस्तुओं को परचेज करने के लिए क्या तैयार हो जाते हो। और इसके बाद में 6 नंबर पे संप्रेषण की उपयोगिता जानने के लिए। ओके, 7वां परिवर्तन करने की आवश्यकता हेतु। 8वां लक्ष्य प्राप्त करने हेतु। ये इतने उद्देश्य और आवश्यकता होते हैं श्रोता विश्लेषण के लिए। ठीक है, यानी श्रोताओं को हम इस संप्रेषण की उपयोगिता जानने के लिए, यानी कितना हम कम्युनिकेशन उनके लिए उपयोगी बना पा रहे हैं। ठीक है, तो ये श्रोता संप्रेषण की उपयोगिता जानने के लिए होता है। परिवर्तन की आवश्यकता हेतु, यानी हमको क्या क्या परिवर्तन और करना चाहिए, ये इसलिए भी श्रोता विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है बस उसी के मन की बात होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि मकसद कुछ और है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर वास्तव में पढ़ाना है तो और वो उसने ठान रखा कि हम नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसी गतिविधियां लाई जाएं कि उसको लगे कि उसको खेल खिला रहे हैं और खेल खेल में उसके लिए बहुत कुछ सिखाएं। तो यही चीज हमारी परिवर्तन की होती है। बिजनेस में है, बिजनेस में मान लीजिए हमको पता चलेगा कि सामने वाला कुछ नहीं खरीदने वाला है, लेकिन फिर भी उसके मन को जान करके ऐसे प्रोडक्टों के बारे में बताएं कि जिससे कि वो थोड़ा सा परचेज करने के लिए तैयार हो जाए। जरा ऐसी पढ़ाई करके देखिए MBA में देखें, तुमको कोई फेल करने वाला कोई पैदा हो तो हमसे शिकायत करना। बस पूरी कम्युनिकेशन को जरा सही से एक बार पढ़ तो लीजिए। ओके, और इसके बाद में लक्ष्य प्राप्त करने हेतु भी किसकी, श्रोता विश्लेषण की आवश्यकता होती है कि भाई कौन सी ऐसी कमी रह रही जिस कारण हम श्रोताओं तक अपनी पहुंच नहीं बना पा रहे हैं। 8 हेडिंग पर्याप्त है। किताब में तो आपके लिए मुश्किल से 2 या 3 हेडिंग मिलेंगी। डस्टर किधर है भाई? चलिए, इसके बाद में अगला जो टॉपिक हमारा तुरंत आएगा वो आएगा श्रोता विश्लेषण के प्रकार। ठीक, वो हम आपके लिए और बता दें। उद्देश्य हो गए, अर्थ हो गया,
इसके बाद में हम चलते हैं श्रोता विश्लेषण के प्रकार, या श्रोताओं के प्रकार पहले पढ़ो, श्रोताओं के प्रकार। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो श्रोताओं के प्रकार आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, और इन सब की अगर पीडीएफ चाहिए तो 9719811101 ऑफिस का व्हाट्सअप है, जहां से पीडीएफ ले सकते हो। बस थोड़ी सी फी पे करने के बाद, कोविड में फ्री था लेकिन अब फ्री नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहां पर पहले जो होता है 1 नंबर पे लिखेंगे हम लोग प्राथमिक श्रोता। ठीक, प्राथमिक श्रोता वह होता है जो किसी भी व्यक्ति की कही हुई बात को सबसे पहले सुनता है। जैसे किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी मैनेजिंग प्रोसेस में जब आप जाते हो तो शीर्ष जो अधिकारी होता है वह क्या करता है, अपने से निम्न अधिकारियों के लिए कुछ सूचनाएं देता है। तो वो जो अधिकारी होते हैं कौन होते हैं, प्राथमिक श्रोता होते हैं, और उनकी कही हुई बातों को वो आदेश बना करके अपने से नीचे वालों के लिए सेंड करते हैं, वो कहलाते हैं माध्यमिक श्रोता। इसका मतलब है कि बीच वाले श्रोता। ठीक है, बीच में सुनने वाले श्रोता। और इसके बाद में जो अगला निकल करके आता है वो होता है जाकर के तीसरे नंबर पे प्रारंभिक श्रोता, जिसको फॉलो करना है। ठीक, जिसको आदेश का पालन करना है वही बन जाता है जाकर के कौन सा, प्रारंभिक श्रोता। और जो प्रारंभिक श्रोता होता है वो प्रारंभ करता है और उसका जो अंत करता है सुनने का, वो हमारा कहलाता है कौन सा, अंतिम या द्वितीयक श्रोता। ओके, और बाद में चौथा, 5वां नंबर पे आता है निरीक्षक श्रोता। ओके, कुछ बुक्स में प्रारंभिक श्रोता पहले नंबर पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो श्रोताओं की 5 कैटेगरी है। ठीक है, अगर प्रारंभिक ऊपर लिखेंगे तो प्रारंभिक श्रोता, माध्यमिक श्रोता, फिर प्राथमिक श्रोता, फिर द्वितीयक श्रोता, फिर निरीक्षक श्रोता। ये सब वो लोग हैं जो किसी भी कही हुई बात के लिए, किसी भी आदेश का पालन करने के लिए या किसी भी चुनी हुई कैटेगरी के लिए जिम्मेदार होते हैं। ओके, तो इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आना है, ये वीडियो के माध्यम से अधिकांश बातों को हमने रखा, और अगर इसको विस्तार से समझना है तो इसके नोट्स से आप पढ़िए, बुक्स से पढ़िए, जहां आप पढ़ाई कर रहे हो, कोचिंग में हो, कॉलेज में हो, जहां कहीं पर हो वहां से, और इसका अभी आगे का देखिए। ओके, श्रोता विश्लेषण के चरण और इंपॉर्टेंट हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।